गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने बात की थी ब्रीदिंग के केस में कि डिफ्यूजन कैसे होता है, ऑक्सीजन का डिफ्यूजन एल्वियोली से कैपिलरीज में, उसके बाद आरबीसीज में जाके हार्ट में कैसे जाता है। ठीक है, आज हमें बात करनी है कि रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है वो कौन करवाता है। हमारे ब्रेन में ऐसा कौन सा पार्ट है, कौन सा सिस्टम है जो कि हमारा रेस्पिरेशन रेगुलेशन कौन करता है। जैसे कि पहले देखते हैं, ब्रीदिंग अकर्स इनवॉल्यूंटरी, दैट इज इट इज़ अंडर आवर कंट्रोल, इट इज़ नॉट अंडर आवर कंट्रोल। देखो, एक्शंस जो भी होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, वॉल्यूंट्री और एक इनवॉल्यूंट्री। वॉल्यूंट्री मतलब होता है कि ऐसे एक्शंस जो कि जिसे हम खुद कंट्रोल कर सकें। जैसे कि हमारा ये हैंड है, हम ऐसे अप डाउन कर रहे हैं, तो ये एक्शन कैसा है, हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं हमें हाथ या हैंड हमें नहीं अप करना है, तो क्या करेंगे, हम रोक देंगे। तो ये कैसा प्रोसेस हो गया, वॉल्यूंट्री। ठीक है, कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जो इनवॉल्यूंट्री होती है, जिससे हम नहीं रोक सकते। जैसे कि हमारा हार्ट बीट, हम हार्ट बीट को नहीं रोक सकते, हमारे ऑर्गन्स जो अंदर फंक्शन कर रहे हैं हम उसको नहीं रोक सकते। तो ये कैसे हो गए, इनवॉल्यूंट्री फंक्शन। तो ब्रीदिंग भी एक ऐसा फंक्शन है इनवॉल्यूंट्री, इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये चलती ही रहता है प्रोसेस। अ नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन ब्रीथ्स 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। कोई भी एक अडल्ट ह्यूमन है वो कितना ब्रीथ करेगा, उसका नॉर्मल रेट कितना हो जाएगा, 12 से लेकर 16 टाइम्स पर मिनट। इन विच इंस्पिरेशन लास्ट फॉर अबाउट 2 सेकेंड एंड एक्सपायरेशन लास्ट अबाउट 3 सेकेंड। जैसे हम एक नॉर्मल एडल्ट को देखते हैं तो ब्रीदिंग रेट क्या हो जाएगा, ब्रीदिंग रेट जो होगा वो होता है 12 से 16 टाइम्स पर मिनट। एक मिनट में 12 से लेकर 16 टाइम्स तक क्या कर सकते हैं, सांस ले सकता है। ठीक है, अब इसमें भी दो बातें हैं, कौन कौन सी, इंस्पिरेशन, इसी के बीच में सांस को लेने में कितना टाइम लगाता है, 2 सेकेंड अप्रॉक्स। और एक्सपिरेशन में, सॉरी एक्सपायरेशन में क्या होगा, ये कितना टाइम लेगा, 3 सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली। तो ये हो गया ब्रीदिंग रेट। उसके बाद एन इन्फेंट ब्रीथ्स अबाउट 44 टाइम्स पर मिनट। ये तो हो गया ह्यूमन अडल्ट की, कोई बड़ा इंसान है तो इतना उसका ब्रीदिंग रेट होता है। लेकिन अब किसी भी न्यू बॉर्न बेबी की बात करें, इन्फेंट, जो बच्चा जस्ट पैदा हुआ होगा, उसकी ब्रीदिंग रेट कितनी होगी, 44 टाइम्स पर मिनट। एक मिनट में वो कितने बार सांस लेगा, 44 टाइम्स, क्योंकि अभी वो छोटा है, उसे बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उसकी सारी सेल्स को, तो उसकी ब्रीदिंग रेट ज़्यादा होगी एज़ कम्पेरिजन टू नॉर्मल ह्यूमन अडल्ट ह्यूमन। ठीक है, उसके बाद अब हमें देखना है कि रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है वो कैसे रेगुलेट होता है, कैसे फंक्शन करता है। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन इंक्लूड्स बोथ नर्वस एंड केमिकल। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस कैसा है, एक तो केमिकल भी है, केमिकली भी रेगुलेट होगा और नर्वस सिस्टम भी उसे कंट्रोल करेगा। जैसे कि फर्स्ट देखते हैं नर्वस रेगुलेशन। नर्वस रेगुलेशन जो होता है, नर्वस से समझते हैं ब्रेन से रिलेटेड होगा। और हमें पता है ब्रेन हमारा कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 3 में। कौन सा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन जो बिल्कुल पीछे वाला होता है, बैक साइड वाला, बैक साइड वाले में दो एक रीजन्स होते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है पॉन्स और एक क्या होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है उसे कहा जाता है रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर। वो एक ऐसा सेंटर होता है जो कि रेस्पिरेशन कब होना है, कैसे होना है, किस वे में होना है, लगातार रिदम, तो क्या हो जाएगा, रिदमिक रेस्पिरेटरी सेंटर। तो पहले नर्वस रेगुलेशन, ये है फर्स्ट नर्वस रेगुलेशन। इसमें क्या हो जाएगा, दो पार्ट, दो पॉइंट है, ए रेस्पिरेटरी रिदमिक मतलब रिदम से जो चले, बीच में ना ब्रेक हो, रिदमिक सेंटर, रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा,
इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड सेंटर लोकेटेड इन द मेडुला रीजन ऑफ हाइंड ब्रेन। ये होगा जो हमारा पीछे वाला होता है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में एक पार्ट होता है, उसे क्या बोलते हैं, मेडुला। मेडुला रीजन ऑफ हाइंड ब्रेन। It can either cause expiration or inspiration according to the neurons which are activated and thereby regulate the respiratory rhythm। जो अभी हमने बताया था मेडुला ऑब्लोंगेटा, इसमें हाफ नाम ही दिया हुआ है मेडुला। तो हाइंड ब्रेन में एक पार्ट होता है मेडुला रीजन होता है, जो कि क्या करता है, रेस्पिरेशन कैसे होगी, कब होगी, पूरा रिदम से जो फ्लो चलता है वो ये करता है, कौन, मेडुला। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। सेकेंड है इसका न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ये भी ब्रेन से रिलेटेड है तो नर्वस सिस्टम में आ जाएगा। द सेंटर इज प्रेजेंट इन द पॉन्स रीजन ऑफ हाइंड ब्रेन। ये क्या होगा, हाइंड ब्रेन में मेडुला के ही पास एक पार्ट होता है जिसे क्या होता है, PONS, पॉन्स। ठीक, ये क्या करेगा, इट मॉडरेट्स द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ये क्या करता है, इस रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को देखता रहता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। तो अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो क्या करेगा, ये सिग्नल दे देता है इसको कि तुम सही से फंक्शन नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इट मॉडरेट्स द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। द न्यूरल सिग्नल्स फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन। ये क्या करेगा, कई बार होता है सांस इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन बहुत लंबे टाइम तक होती रहती है। इंस्पिरेशन का नॉर्मल टाइम जितना भी होगा, अगर उससे ऊपर नीचे कुछ हो गया तो ये क्या करेगा, सिग्नल सेंड करता है और कहता है कि तुम इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन का टाइम कम करो या ज़्यादा करो। ठीक है, तो ये इसके फंक्शन को देखता है। तो ये हमारा क्या था, फर्स्ट नर्वस रेगुलेशन। अब बात करेंगे हम केमिकल रेगुलेशन की। केमिकल रेगुलेशन देखते हैं क्या होगा। केमिकल रेगुलेशन से हमें समझ में आ रहा है कुछ केमिस्ट्री या केमिकल से रिलेटेड होगा। क्या हो जाएगा, केमिकल रेगुलेशन। ठीक है, इसमें भी होंगे, देखते हैं क्या होगा। अब कीमो सेंसिटिव एरिया। कीमो सेंसिटिव क्या होगा, कीमो मीन्स केमिकल और सेंसिटिव मीन्स सेंसिटिव। तो सेंसिटिव मतलब जो भी कीमो सेंसिटिव एरिया है, दैट इज सेंसिटिव फॉर केमिकल्स, इज लोकेटेड एडजेसेंट टू द रिदमिक सेंटर विच कंटेन्स अ कीमो रिसेप्टर्स विच आर सेंसिटिव फॉर CO2 एंड H+ आयन। तो केमिकल रेगुलेशन में क्या हो गया, इसमें होगा कि कुछ ऐसे एरियाज हैं जो कहाँ होंगे, जो हमने रिदमिक सेंटर पढ़ा था उसके जस्ट बगल में एडजेसेंट होंगे। कौन से केमिकल रेगुलेशन, इसमें क्या होंगे, कुछ ऐसा एरिया जिसमें कि क्या होंगे, कुछ केमिकल के रिसेप्टर्स होंगे। रिसेप्टर्स क्या हो जाते हैं, रिसेप्टर्स या फिर एक्सेप्टर कह लो, जो कि अगर हम इसमें कुछ केमिकल देंगे तो ये क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो रिसेप्टर्स होते हैं, किस किस के रिसेप्टर्स होंगे, एक तो होगा H+ आयन का और एक क्या होता है CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का, और क्या होगा H+ आयन का। जब क्या होता है कि जब जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, जब हमें सफोकेशन होने लगती है, तो सफोकेशन का मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये जो होता है, ये जो एरिया कौन सा कीमोसेंसिटिव एरिया था जो मेडुला के बगल में होता है, इसके पास क्या होता है, कुछ केमिकल के एक्सेप्टर्स या रिसेप्टर होते हैं इन दोनों के। तो जब CO2 बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो CO2 किससे बाइंड होने लगेगा, इस केमिकल रिसेप्टर से बाइंड होने लगता है। ठीक है, जब बाइंड हो जाता है तो ये पूरा केमिकल रिसेप्टर, ये जो केमिकल रेगुलेशन है, ये क्या देता है, ब्रेन को सिग्नल देता है कि इसको सफोकेशन हो रही है, तो आप या तो कहीं बाहर जाओ या फिर उसे ऐसी जगह जाओ जहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो। ठीक है, जब हम कई बार ब्लैंकेट ओढ़ के सो जाते हैं तो थोड़ी देर बाद हमें क्यों उलझन होती है, इसलिए क्योंकि हमें न्यू ऑक्सीजन तो मिल नहीं पा रही है, उसी ब्लैंकेट में सारी हमारी ब्रीदिंग प्रोसेस चल रहा है, तो CO2 बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हमें सफोकेशन थोड़ी देर बाद होने लगती है। ठीक है, तो इसमें बस एग्जाम्पल वो देख लो कौन कौन से होते हैं।
फर्स्ट ये कौन सा टॉपिक था ना, तो एरिया बस नोट कर लो, बाकी इतना डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, या ठीक है रहने दो, बस केमिकल रेगुलेशंस समझ लो, इसके पार्ट्स नहीं। तो क्या हो गया केमिकल रेगुलेशन, इट इज़ अ कीमोसेंसिटिव एरिया, कीमोसेंसिटिव एरिया होगा, कीमोसेंसिटिव एरिया में क्या होंगे, कीमो रिसेप्टर्स होंगे, एंड विच आर सेंसिटिव फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड H+ आयन। द रेस्पिरेटरी सेंटर क्या था, वही द रेस्पिरेटरी सेंटर इज स्टिमुलेटेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड H+ आयन इन बॉडी फ्लूइड्स। तो क्या देखा हमें, जो H+ और CO2 वाला था मैटर, जो रिसेप्टर्स थे वो कैसे हो जाएंगे, कई बार पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, तो सिग्नल पहुंच जाता है कि भाई सफोकेशन हो रही है, आप कहीं नई जगह जाओ ऑक्सीजन के लिए, ठीक है, एक तो ये हो गया। और दूसरी बात क्या हो जाएगी, कई बार हमारे ब्लड की फ्लूइड में किसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है, H+ आयन की, तो हम कह सकते हैं H+ आयन को कह सकते हैं PH, ठीक है। तो अगर इसमें कोई चेंजमेंट होगा तब भी सिग्नल पहुंच जाता है कि कुछ प्रॉब्लम हो रही बॉडी में, तो आप कहते हैं ना कि सिग्नल ब्रेन को सिग्नल मिलता है, तो ये हो जाएगा कि आप ऑक्सीजन के पास जाओ, आपको ऑक्सीजन की नीड है, तो सफोकेशन यही हो जाता है। उसके बाद हम कंप्लीट करेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। अस्थमा, अस्थमा में क्या होता है कि हमें ब्रीदिंग करने में प्रॉब्लम होती है और सांस लेने में कुछ व्हीजिंग जैसी आवाज़ आती है, ठीक है। एम्फाइसेमा, ये क्या होता है, द वर्ड एम्फाइसेमा मीन्स फुल ऑफ एयर और इन्फ्लेशन। इसमें क्या होता है कि लंग्स ठीक से काम नहीं कर पाते हैं, कुछ इन्फ्लेमेशन आ जाती है लंग्स में, ठीक है। ज़्यादातर ये उनको होता है जो कि स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, सिगरेट वगैरह, ठीक है। सिम्टम्स देख लेते हैं क्या क्या होते हैं एम्फाइसेमा के। द वॉल्स ऑफ एल्वियोली आर डैमेज्ड ड्यू टू स्मोकिंग, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वॉल, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोली। एम्फाइसेमा में एक्चुअली ये होता है कि इंस्पायरेशन ठीक से नहीं हो पाता है, मतलब जो बलून जैसे स्ट्रक्चर होते हैं एल्वियोली, वो ठीक से स्वेल या फूल नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो उनकी वॉल होती है एल्वियोली की, वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुकी होती है, या फिर उनमें स्ट्रेचेबिलिटी या क्या कह सकते हैं हम, इलास्टिसिटी नहीं या कम होती है। ये सब होता है स्मोकिंग वगैरह से, जो सिगरेट वगैरह ज़्यादा पीते हैं। उसके बाद एक डिसऑर्डर और है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ये क्या होते हैं, ऑक्यूपेशनल मतलब वर्किंग से रिलेटेड होगा। कुछ लोग जैसे मजदूर वगैरह फैक्ट्रीज में काम करते हैं, मेटल्स की या मार्बल्स की, तो क्या होता है जब वहाँ पर घिसाई वगैरह होती है तो उसके जो छोटे छोटे कण होते हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो एयर में ऐसे ट्रैवल करते रहते हैं और वहीं पे वो लोग काम करते हैं, तो ब्रीदिंग उनकी चलती रहती है। तो उस वजह से जो कण होते हैं छोटे छोटे, वो लंग्स में जाते हैं, फिर वो एल्वियोली को डैमेज करना, ब्रोंकियोल्स को डैमेज करना। तो ये क्या हो गया, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। इसमें एक एग्जाम्पल है सिलिकोसिस एंड एस्बेस्टोसिस। सिलिकोसिस मतलब क्या हो गया, सिलिकॉन से रिलेटेड हो गया। तो सिलिकॉन तो एक वो है एलिमेंट है, तो जहाँ पर इस चीज़ का काम होता होगा वहाँ पर उनको ये प्रॉब्लम हो जाती होगी। फिर क्या, एस्बेस्टोसिस, एस्बेस्टोस भी शायद एक एलिमेंट है, तो उनको इस वजह से प्रॉब्लम होती है। सिम्टम्स देख लो, सीरियस लंग डैमेज ड्यू टू फाइब्रोसिस ऑफ अपर पार्ट ऑफ लंग्स। फाइब्रोसिस मतलब क्या होता है कि ब्रोंकियोल्स जो होते हैं वो अजीब से हो जाते हैं, थ्रेड जैसे अलग अलग होने लगते हैं। जैसे ये क्या है, नॉर्मली ब्रोंकियोल्स है, कैसे कि ये फाइबर से होने लगते हैं, ठीक है। तो ठीक से फंक्शन नहीं कर पाते हैं, उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। उसके बाद क्या हो जाएगा, स्वेलिंग एंड रेडनेस ऑफ लंग्स। अब कोई भी मान लेते हैं, कोई अगर डैमेज पार्ट है, कहीं हमें चोट लगी है और बार बार उसी से कोई एयर जा रही है या कुछ होगा, तो क्या होगा, स्वेल हो जाएगा वो पार्ट, और क्या हो जाएगा, रेडनेस भी हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारे डिसऑर्डर्स हो गए। तो ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग पर्सनली पूछ सकते हैं। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। नेक्स्ट वीडियो से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।